नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उलझे हुए रिश्ते की बात करने वाले हैं। ये रिश्ता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों का। इसकी कहानी में ना कई परतें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत की आज़ादी की लड़ाई को देश के सबसे अमीर पूंजीपतियों ने, आप कह सकते हैं, खरीद लिया था? क्या वो पैसों के दम पर पर्दे के पीछे से इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे? चलिए आज इसी धारणा की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे आम धारणा से जिसे हम कंट्रोल का मिथक कह सकते हैं। मतलब ये मानना कि पूंजीपतियों ने ही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को अपने कंट्रोल में रखा था। पर क्या वाकई ऐसा था? देखिए, एक तरफ तो वो कहानी है जो बहुत सुनी जाती है कि पूंजीपति किसी कठपुतली के खेल के मास्टर थे और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता सिर्फ उनके धागों पर नाच रहे थे। और दूसरी तरफ है असलियत, जहां ये पूंजीपति असल में बहुत चतुर रणनीतिकार थे जो बस अपने हितों को बचाने का खेल खेल रहे थे। तो ये जो आम धारणा है वो कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने पैसे के जोर पर कांग्रेस पर दबाव डाला कि भाई जब वो चाहते थे तब सबने अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े मूवमेंट्स शुरू होते थे और जब वो चाहते थे तब रुक जाते थे। लेकिन क्या सबूत भी यही कहानी बताते हैं? चलिए अब इस मिथक को जरा तोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में ये राष्ट्रीय आंदोलन कितना आज़ाद, कितना स्वतंत्र था। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली, आज़ाद लहर की तरह था। पूंजीपति इस लहर पर सवार नहीं थे, ना ही उसे कंट्रोल कर रहे थे। वो तो बस किनारे पर खड़े होकर इस पर रिएक्ट कर रहे थे, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि भाई इस उठती हुई लहर से कैसे निपटा जाए। तो फिर सबूत क्या है? चलिए एक एक करके उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस कंट्रोल वाले मिथक को पूरी तरह से तोड़ देते हैं और एक ज्यादा साफ तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। पहला सबूत कांग्रेस की आर्थिक मांगें, जैसे रुपए स्टर्लिंग का जो रेशियो था उसको लेकर जो मांगें थीं, वो सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे की बात नहीं थी। नहीं, वो तो पूरे देश के हित में थीं। वो साम्राज्यवादी लूट के खिलाफ थीं। हालत ये थी कि वामपंथी नेता तक इन मांगों का समर्थन कर रहे थे। अब आता है दूसरा, और ये वाकई बहुत दिलचस्प सबूत है। देखिए, आर्थिक राष्ट्रवाद की जो पूरी सोच थी ना, वो कांग्रेस के बनने के साथ ही पनप रही थी। और ये तब की बात है जब भारतीय पूंजीपति एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे उभरे भी नहीं थे, उससे भी करीब 50 साल पहले। तो ये कहना तो सरासर गलत होगा कि कांग्रेस को इन बातों के लिए किसी ने खरीदा था। ये नीतियां तो उसके डीएनए में थीं। तीसरा सबूत है फंडिंग का। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस व्यापारियों से चंदा लेती थी, खासकर चुनावों के टाइम पर। लेकिन इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। पार्टी की जो अपनी वित्तीय आज़ादी थी उसे हम कम नहीं आंक सकते। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? सिर्फ हम या राष्ट्रवादी ही नहीं, अंग्रेज खुद ये बात जानते थे। 1939 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस की असली ताकत पैसे की थैलियां नहीं, बल्कि गांधी के पीछे लोगों का जो अंधविश्वास है, या कहिए जो अटूट भरोसा है, वो है। और खुद गांधी जी का स्टैंड तो 1922 से बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था कि व्यापारियों का सपोर्ट चाहिए, स्वागत है, लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई किसी एक ग्रुप के पैसे पर निर्भर नहीं हो सकती। ये तो एक जन आंदोलन है। ये पूंजी के साथ भी चलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बिना भी आगे बढ़ेगा। और चौथा और आखिरी सबूत, कांग्रेस ने जो भी बड़े आंदोलन शुरू किए, चाहे वो 1920 का हो, 1930 का हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, वो सब कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा थे। ये फैसले किसी बिजनेसमैन के कहने पर नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत और उस वक्त के राजनीतिक माहौल को देखकर लिए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर पूंजीपति आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर रहे थे तो फिर वो कर क्या रहे थे? उनकी असली स्ट्रैटेजी क्या थी? चलिए अब ये समझते हैं। देखिए, पूंजीपतियों का असली डर अंग्रेज नहीं थे। नहीं, उनका असली डर था कांग्रेस के अंदर ही बढ़ता हुआ लेफ्ट विंग, मतलब नेहरू, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की बढ़ती ताकत। उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं आजाद भारत एक रैडिकल, एक समाजवादी रास्ते पर न निकल पड़े। और इसी डर से निकली उनकी 3 तरफा स्ट्रैटेजी। पहला, अंग्रेजों की तरफदारी करने वाली पार्टियों से कोसों दूर रहो। दूसरा, कांग्रेस के अंदर जो कंजर्वेटिव, जो दक्षिणपंथी आवाजें हैं, उन्हें मजबूत करो। और तीसरा, एक बड़ी क्रांति को रोकने के लिए छोटे मोटे सुधारों का प्रस्ताव देते रहो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बॉम्बे प्लान। 1942 में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर इसे तैयार किया। सुनने में बड़ा प्रोग्रेसिव लगता है,
इसमें आंशिक नेशनलाइजेशन यानी सरकारीकरण की बात थी, भूमि सुधार की बात थी। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि समाजवाद की जो सबसे अच्छी और प्रैक्टिकल बातें हैं उन्हें अपना लो, ताकि एक पूरी समाजवादी क्रांति की नौबत ही ना आए। ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला पॉलिटिकल मूव था। तो फिर इस पूरे रिश्ते को हम क्या नाम दें? देखिए, ये ना तो सीधे सीधे कंट्रोल का रिश्ता था और ना ही अलगाव का। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझा हुआ गठबंधन था। इतिहासकार इसके लिए एक भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं, बुर्जुआ वैचारिक आधिपत्य। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही पूंजीपति आंदोलन का स्टीयरिंग व्हील नहीं संभाले हुए थे, लेकिन उनकी जो पूंजीवादी सोच थी उसका असर बहुत गहरा था। वे ये पक्का कर रहे थे कि आंदोलन एक हद से ज्यादा रैडिकल ना हो जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारतीय पूंजीपति वर्ग, हाँ, वो समाजवाद के खिलाफ था, हाँ, वो अपने बिजनेस के हितों की रक्षा कर रहा था, लेकिन वो साम्राज्यवाद का समर्थक या देशद्रोही नहीं था। उसने राष्ट्रवाद का साथ दिया, मगर अपनी शर्तों पर। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या कोई भी जन आंदोलन कभी भी शक्तिशाली ताकतों के असर से पूरी तरह आज़ाद हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी उतना ही ज़रूरी था और शायद आज भी उतना ही ज़रूरी है।